आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज आपको मेरे पीछे किताबें देखकर ऐसा लगा होगा कि हम किताब के किसी दूसरे से बैठ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे पीछे किताबें हैं, हाँ, लेकिन हम इस वक्त किसी और दफ्तर में मौजूद हैं किसी और के दफ्तर में। ये दफ्तर है उर्दू के सबसे पुराने रसाले का, मानामा शायर का। और आज हमारे साथ मौजूद है शायर के मौजूदा मुदीर जनाब नाज़िर नुमान सिद्दीकी साहब, और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं फ़रहान हनीफ वासी साहब, जो मुंबई न्यूज़ के साफ़ी हैं और साथ में शायर बहुत अच्छे शायर भी हैं। मानी भाई, आप को देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी तबीयत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बीच में आपकी तबीयत काफ़ी खराब अरे भाई, तुम्हारे जैसे बच्चे जब आ जाते हैं ना तो मेरी तबीयत तुमको देख के जो है मैं खुद जवान हो जाता हूँ। मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे खुशी इसलिए होती है कि तुमने अपने बाप की मीरास को जो है ना, विरासत को जो है ना संभाल कर रखा है, नया वर्क को जारी रखा है। तुम्हें देख के मुझे अपना बचपना भी याद आ जाता है। तो शायद मेरी उम्र 10-12 साल की होगी जी। कि मैं वालिद साहब को देखता था कि बेचारे तन तना जो है ना शायर की इशाअत के लिए कैसे भाग दौड़ करते थे। उस ज़माने में उतनी सहूलियतें भी नहीं होती थी, ना ज़ेरॉक्स होता था, ना हमारे पास टाइपराइटर, समझे क्या, ना इतना असासा, लेकिन वो मेहनत करते थे। तो उनको देख के मैं अंदर से कुड़ता था और सोचता था क्या हमारे बाप ने ये सब क्या झमेला पाल रखा है, समझे क्या। अच्छा, वो ज़माने में आपको ऐसा लगा? हाँ, स्कूल जाते थे, देखते थे कि हमारे वालिद साहब कितनी परेशानी से शायर निकालते हैं, फिर कतरा कतरा जमा करके जो है ना। तो उस ज़माने से ही मेरी दिलचस्पी थोड़ी शायर से बढ़ गई थी। अच्छा। ये देख के कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर है कि मैं तालिब इल्म था, मैं क्या कर सकता था, लिखने पढ़ने का काम नहीं कर सकता था। तो मैंने छोटी सी उम्र में वालिद साहब की उंगली पकड़ के बाहर जाना शुरू कर दिया, जैसे कागज़ ख़रीदना, प्रेस किधर है, तो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स था हमारा 4526 बॉम्बे सेंट्रल पे। तो उसमें 2 बार जो है ना डाक डलती थी, एक सुबह और एक शाम। मैं अपने एक इंटरव्यू में तो लिख चुका हूँ कि हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। अच्छा। तो हमने झोल झाल करके जो है ना विंडो डिलीवरी की एक शक निकाली थी। यानी हमारे वालिद साहब जो है ना पोस्ट ऑफिस जाते थे और वहाँ बैठ के जो है ना मनी आर्डर डाक बॉक्स में से निकाल लेते थे। अच्छा। और एड्रेस जो है ना बॉम्बे 8 में रहने वाले एक साहब थे नज़ीर अंसारी, उनके घर का पता दे दिया था। तो कभी पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम या कुछ आता था तो उनके घर पहले पहुंचता था, फिर हमारे यहाँ आता था। अच्छा। बहरहाल वालिद साहब को ये सब देख के तो आप लोग यहाँ कब आए थे? यहाँ 1965 में शायद आए हम। अच्छा। 65 में ये दीनात बिल्डिंग में आए। वालिद साहब मुझे ले जाके बताते थे कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये करना है। फिर थोड़ी और पढ़ाई के साथ साथ के हेल्प भी करता था मैं। अब उस ज़माने में कागज़ वगैरह जो है बहुत सस्ता था। न्यूज़ प्रिंट जो है ना 12 रुपये रीम आता था, कनाडा से लकड़े के बॉक्स में आता था वो। अच्छा। और 500 शीट में 2-4 शीट ज़्यादा होती थी। अच्छा। हाँ, तो कम होती है। हाँ। और वो बॉक्स जो है ना वो भी बिक जाता था। अच्छा। क्या और 12 रुपये 12.5 रुपये रीम के हिसाब से जो है ना तो भी हम लोगों को महंगा पड़ता था। यूनिवर्सल प्रेस में छपता था तो वो 7 रुपये 1000 जो है ना उसकी प्रिंटिंग होती थी। लेथू की मशीन में पत्थर पर चलता था वो। दिन में 3000 छप गया तो बहुत गनीमत है, 4000 छप गया तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी वो पत्थर टूट भी जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने वालिद साहब के काम को जो है ना करना शुरू किया, देखना भालना शुरू कर दिया कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी अदब की तरफ ध्यान मेरा कम था और ये टेक्निकल की तरफ ज़्यादा था। और ये अल्लाह की तरफ से जो है ना कहना चाहिए
पहले से तैयारी थी कि आगे तुमको बाप के इंतकाल के बाद शायर को चलाना है। वालिद साहब की उम्र भी हो गई थी। इत्तेफाक से गालिब नंबर निकला था, उसी सन के अंदर गांधी जयंती भी थी, गांधी सदी भी थी। तो शायर का मिजाज तनव्वुर पसंद रहा है, तो गांधी नंबर वालिद साहब ने निकालने का प्लान बनाया, मज़ामीन भी जमा कर लिए, सब हो गया। समझे, आधा अंडर प्रोसेस था, प्रेस में चला गया था, आधा छपने के लिए कि बीमार पड़ गए वालिद साहब। सेंट जॉर्ज में जो है ना, उनको एडमिट किया गया। उनको पाइस था, पाइस, समझे, तो बवासीर जिसको बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा मुझे इल्म नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था और थोड़ा सा सलीका वालिद साहब से देख लिया था। उसके हिसाब से मैंने गांधी नंबर पूरा मुकम्मल करके प्रिंट करवा दिया। अच्छा, हाँ, वालिद साहब को पता नहीं था? वालिद साहब को नहीं मालूम था, तो मैंने पूरा सब कर दिया, छपाई हो गई, सब हो गई, दिखाया। वालिद साहब बहुत खुश हुए। अच्छा। तो उनको भी लगा कि ये थोड़ा देख लेगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं टेक्निकल कामों की तरफ मुतवज्जह रहा, अदब से बिल्कुल जुड़ा नहीं। तो कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई आपकी कि अदब की तरफ जुड़ जाऊँ? नहीं, बस यही चीज़ों में पड़ा रहा मैं। तो उसके साथ साथ जो है ना, घर की जिम्मेदारियां भी। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, हाँ, आपको इस तरफ अल्लाह को लाना था, तो देखिए उसी अल्लाह ने ये भी सोचा था कि इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब जो है वो दूसरी तरफ तैयार हो रहे थे इसकी इदारत के लिए। नहीं, वो इफ्तिखार की फील्ड कुछ और ही थी। वो उनको कभी वहम गुमान नहीं था अच्छा। कि वो शायर संभालेंगे या अदब से जुड़ेंगे। उनकी दिलचस्पी कुछ और ही थी। अच्छा। मतलब उनकी दिलचस्पी थी ये अपने फिल्म की तरफ। अच्छा, फिल्म की तरफ थी। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ जो पेशे से बार्बर थे, उनका ख़ानदान में सब यही हजामत ही करते थे, लेकिन लड़का जो है पढ़ा लिखा था, अब नाम जहन में नहीं है उसके मेरे, वो उसके साथ मिलके जो है ना फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने और ये सब करने की तैयारी थी। और बुकलेट भी छप गया, उसमें इनका नाम भी आ गया इफ्तिखार का, और उनके दोस्त का नाम भी आ गया, सब हो गया। उनको टोकन मनी भी दे दी गई, लेकिन वो कहीं जाते वक्त ग्रांट रोड स्टेशन पे गिर गए वो। हाँ, इफ्तिखार। इफ्तिखार तो उनके पैर में जो है ना रॉड डली हुई है। क्या वालिद साहब का इंतकाल हो गया 78 में, 1978 के अंदर। मैं बहुत से काम जो है ना, बल्कि शायर का 70% काम जो है ना मेरे जिम्मे आ चुका था वालिद साहब के साथ साथ। मसलन कमर्शियल डीलिंग, समझी, छोटी उम्र में मैंने देख ली थी। ख़रीदारों का, एजेंटों का, प्रेसों का लेन देन, ये ले जाना करना, पोस्टिंग करना, ये सब मैंने वालिद साहब की हयाती में 78 से पहले मुकम्मल जो है 100% अपने इख्तियार में ले लिया था। वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरे लिए मसला खड़ा हो गया कि अब क्या करूं। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, वालिद साहब के दोस्तों ने, मिलने जुलने वालों ने, कि भाई ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। अच्छा। हो सकता है तुमको भी बोला होगा ने, अब साजिद रशीद के इंतकाल के बाद तुमसे भी कहा होगा लोगों ने बिल्कुल कि भाई ये तुम मत करो, तुमसे क्या होएगा, समझे, क्या तुम्हारा अदब में कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे लिए मसला बन गया। मुझसे बड़े भाई जो थे ना, ताजदार एहतशाम सिद्दीकी, हाँ। उनका इल्मी कद बहुत अच्छा था। समझे क्या, उनकी कहानियाँ भी शाया होती थी, अदब से भी लगाव था, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी उनकी। शायर का कॉरेस्पॉन्डेंट इंग्लिश की जो है टाइपराइटर पे वो ही किया करते थे। तो ये सब चल ही रहा था चक्कर। हम लोग परेशान, क्योंकि हमारा इनकम का ज़रिया कोई भी नहीं था सिवाय शायर के। समझे क्या, कुछ भी इनकम का ज़रिया नहीं था। हमारी वालदा और हम भाई, अच्छा इत्तेफाक से ताजदार भाई हमारे जो है ना, वेब्रोनिक्स एक कंपनी थी, ये चीज़ों पर गोल्ड चढ़ाने की कंपनी थी, तो वो बंद हो गई, तो ये बेकार हो गई। अच्छा। तब मसला तो बड़ा टेढ़ा था कि ये शायर भी बंद हो गया
ये भी भाई की इनकम भी बंद हो गई, खाएंगे कहाँ से। ऐसे में हमारे वालिद साहब के चंद दोस्त श्याम किशन निगम, एस निषाद, जिनका वेस्मोल, मदन मोहन कालिया, शाहबुद्दीन गजनवी, ऐसे 10-15 दोस्त जो हैं वालिद साहब के जो थे उनको फ़िक्र हुई उस, और सरदार जाफरी, इसमें कुछ लोग जो है चंद लोग फ़ाल थे, जैसे एस निषाद, समझे क्या, और श्याम किशन निगम। तो ये लोगों ने आपस में कुछ डिस्कस की और फिर एक दिन जो है फ़ोन आ गया हमारी वालदा से कि भाई निषाद साहब जो है ना, शांति स्वरूप निषाद नाम था उनका, अच्छा, वो सचिवालय के सामने जो है ना एक बेहतरीन बिल्डिंग थी, उसमें उनका घर था। तो आप लोग सब पूरे ख़ानदान को हम खाने पर आपको मधु करना चाहते हैं, आप कब आएंगी। तो वालिदा ने समझा कि इनके यहाँ कोई हिंदुओं में रस्म होती होगी, वैसे वो कश्मीरी हैं, ऐसे निषाद जो है ना कश्मीरी हैं और जर्नलिस्ट रह चुके थे वो, अच्छा, अखबार निकालते थे श्रीनगर से वो। तो ठीक है, हम लोग सब भाई बहन और वालदा हमारी गई, सब चादर वादर बिछा के उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया था। और ये वालिद साहब के दोस्तों में से चंद लोग और मधु किए गए थे। ये कंडोलेंस जैसा मामला होएगा, कोई ये पुरसा उरसा देंगे। सब बैठ गए, खाना वाना हुआ, सब हुआ। फिर उसके बाद वालदा हमारी इद्दत में नहीं बैठी थी क्योंकि इंतकाल के कुछ ही दिन हुए थे। तो निषाद साहब शुरू हुए कि भाभी जान, क्योंकि हमारी वालदा जो है वालिद साहब के साथ बाज़ प्रोग्रामों में जाती थी, पर्दा नहीं करती थी। पर्दा नहीं करने की वजह ये थी कि हमारी वालदा को एक वक्त में जो है ना मसाइल की वजह से टीबी हो गई थी। अच्छा, तो हमारे ताया मंजर सिद्दीकी जब पाकिस्तान से आए तो उन्होंने वालिद साहब को डांटा कि ये क्या लगा रखा है, समझे क्या, बीमार है ये है, तुम बुरखा ओढ़ के उड़ाते हो। बहरहाल हो गया। तो हमारी वालदा से निषाद साहब ने कहा कि भाभी साहिबा देखिए, एजाज सिद्दीकी हमारे भाई थे और उनके इंतकाल के बाद हम लोगों को आपकी फ़िक्र है। ज़ाहिर है कि हम लोगों को मालूम था कि बहुत खुददार आदमी थे एजाज सिद्दीकी, कभी हमसे कुछ मुतालबा नहीं करते थे वो, समझे क्या। अब आपने क्या सोचा है, समझे क्या। शायर तो बंद ही हो जाएगा, अब ज़ाहिर है कि चलाना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि पीछे से मैं वालिद साहब के साथ हेल्प कर रहा हूँ। तैयार हो गए आप, हाँ, 100% नहीं, 50%, 60%, 75%, समझे क्या। ऊंच नीच मेरे अख्तियार में आ गई थी, पूरे कातिबों की गिरफ्त मेरे हाथ में थी। अच्छा, एक साथ में 5-5, 6-6 कातिब, ये कातिबों का सिलसिला बाद में बताऊंगा मैं। फिर निषाद साहब ने कहा देखिए भाभी जान कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल जो है ना हम लोगों ने कुछ इंतज़ाम किया है आपके लिए। और एक ब्रीफ केस जो है ना वालदा के आगे बढ़ा दिया। अच्छा, तो वालदा ने पूछा इसमें क्या है, बोले इसमें आपकी गुज़र औकात के लिए थोड़ा सा एक हकीर सी रकम है। तो वालदा ने ब्रीफ केस को हाथ से सरका दिया और थोड़ी देर खामोश रही। फिर कहा कि आप मेरे बच्चों को भीख मंगा बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो अच्छा चलो, कोई ऐसा सिलसिला बताइए कि शायर भी चले, बच्चे भी जो है ना तरक्की करें। तो सब चुप लग गई सबको कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि शायर भी निकाला जाए। तो उसमें एस निषाद, शांति स्वरूप निषाद, उन्होंने कहा भाभी जान अगर शायर निकलता है तो ता हयात वेस्टमोल का इश्तार मेरी तरफ से। तो फिर निगम साहब को मेट्रो प्लेइंग कार्ड उनका था। अच्छा, कालीना में मेट्रो प्लेइंग कार्ड की कंपनी थी, 2 पार्टनर थे, एक हिंदुस्तान अभी भी शायद होएगा, एक हिंदुस्तान एक साइड में था और मेट्रो प्लेइंग कार्ड भी थी। तो वो क्या नाम बताया मैंने, निषाद साहब, नहीं, दूसरा। ये नहीं वो दिखा बैग गया श्याम किशन निगम। श्याम किशन निगम। बोले भाभी जान आधे सफ़े का इश्तहार जो है मेट्रो प्लेइंग कार्ड का मेरी तरफ से।
पैसे हमने वापस कर दिए, वालदा हमारी आ गई। तो देखा जाए तो शायर को जारी रखने में वालदा का ये कहना फैसला। चाहिए, ये तरीका जो है ना हम लोगों के दिल में उतर गया। खुददारी वाला मामला। उसके बाद परेशानियां शुरू हुई। हो सकता है तुमको भी इसका तजुर्बा हो जो मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू सहाफ़त, अदबी सहाफ़त की तारीख़ है कि किसी भी एडिटर के इंतकाल के बाद उसका पर्चा जो है ज़िंदा नहीं रहता नहीं है, आता। क्योंकि किसी भी अदबी जरीदे के पीछे जो है ना उसके एडिटर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बिल्कुल। उसकी वजह से चलता है। जैसे नियाज़ फतेहपुरी का निगार, तजल्ली, समझे क्या, गगन। और ऐसे हालिया रसायल भी तुमको भी तजर्बा हुआ होगा। सबने नया वर्क के लिए कहा होगा कि कौन ख़रीदेगा, क्या होएगा, समझे क्या। हम लोगों को भी 4-6 महीने बहुत तकलीफ हुई। लोग पैसे भेजना बंद कर दिया, लोगों ने मैटर भेजना बंद कर दिया कि अब क्या निकलेगा शायर। बिल्कुल। लेकिन ये मालूम नहीं था। अच्छा, वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही जो है ना, मेरी जब ट्रेनिंग के दौरान जो है ना मैं इतनी मेहनत करता था, लेकिन कभी ये नहीं बोलते थे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है। तो मैं मेरी अम्मी के सामने जाके रोता था कि अब बाबूजी तो कुछ भी नहीं करते। मैंने प्रूफ रीडिंग भी शुरू कर दी थी। अच्छा, अब साथ में जो है ना प्रूफ रीडिंग का तरीका ये था कि वो जो लिखा हुआ किताबत शुदा होता था, वालिद साहब के हाथ में, मसूदा मेरे हाथ में। मेरी उर्दू जो है ना बहुत ख़राब थी। अच्छा। मैं बोलने में भी हिज्जे जो है गलत बोलता था मैं, समझे क्या। तो थोड़ी उन्होंने रहनुमाई भी की, और वालदा से मैं बोलता था कि ये मैं इतना करता हूँ, लेकिन ये मुझे कभी दाद नहीं देते, बोलते नहीं हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, शाबाश। ये बोले तुम नहीं समझोगे बेटा, समझे। फिर खुद ही वालिद साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि टाइटल में जो अंदर एडिटर का नाम, मजलिस मुशावरत वगैरह आता है, मैं तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरा नाम काहे को देंगे। तो मुंतजिम में मेरा नाम डाल दिया गया है। अच्छा। मुंतजिम में, समझे क्या। मैंने कभी दिल में ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को हाईलाइट करूं, समझे, बताऊं या लिखने की कोशिश करूं, कोई आर्टिकल लिखूं, कोई कहानी लिखूं। सोचता था कहानियाँ, शायरी की शुद्धबुद्ध तो मुझे जब भी नहीं थी और अब भी नहीं है, समझे क्या। लेकिन क्या है कि वो नाम दे दिया। ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने तकरीबन यही कहानी थी। मैंने एहतिजाज भी किया, समझे क्या? अच्छा। अच्छा, मैंने वो दौर भी देखा है कि 2 पैसे टिकट लगते थे शायर के ऊपर। 8-8 दिन शायर पड़ा रहता था 20 रुपये पोस्टेज के लिए। पैसा नहीं होता। मैंने वो दौर भी देखा है, समझे, कि हमारे वालिद साहब का जूता जो है ना, कपड़े का जूता जो है उसका पेंदा घिस गया है, तो वसली बोलते हैं जिसको तुम लोग पुट्ठा बोलते हो ना, वसली उसका असल में। तो उसके नाप का काट के वो उसके नीचे रख देते थे। अच्छा। वो दौर देखिए, यानी बहुत परेशानियां मैंने देखी हैं। इसलिए मेरा दिल चाहता था कि इसी तरह मैं उड़ के इसको पुश करूं। यार तब्दीलियाँ तो मैं लेकर आया शायर के लिए। बहरहाल इंतकाल के बाद जो है वालिद साहब के मसला हुआ एडिटरशिप का। मैं चाहता तो एडिटर बन जाता, सही बात। लेकिन मैंने अपने आप को देख लिया था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैंने क्या सोचा, हालांकि हमारे बड़े भाई का जो है ना अदबी कद था, हाँ। ख़त इतना बेहतरीन लिखते थे कि वो अंदाज़ उसका जो है ना लोग बहुत पसंद करते थे। मुजफ्फर अनपी और ऐसे काफ़ी लोगों से उनकी ख़तों किताबत थी, और पहचान भी बन गई थी। हाँ? अफसाना निगार की हैसियत से पहचान भी बन हाँ, गई पहचान भी बन गई ताजदार थी। भाई एक उनका छोटा सा नावलिट जो है ना, उसने नाम उसका याद नहीं आ रहा है, इनका मुकाबला हुआ था ये महात्मा गांधी में, क्या है वो, की। हिंदुस्तानी प्रचार सभा। हिंदुस्तानी प्रचार सभा का हुआ था, समझे क्या। तो उसमें उनको अव्वल इनाम मिला था, समझे क्या। बहुत नसर बहुत अच्छी थी उनकी, समझे। तो मैंने दिल में सोचा कि अब क्या करना चाहिए। बैंक अकाउंट्स के नाम पे मेरे भाई या ख़ानदान वाले ये नहीं समझे कि भाई जो है ना सब चीज़ों पर काबिज़ हो गए। सबसे बड़ा कौन था आपने? ताजदार साहब। ताजदार एहतेशाम सिद्दीकी सबसे बड़े मुझसे 2 साल बड़े थे वो। फिर आप थे। फिर इफ्तिखार। तो मैंने बगैर किसी सोचे समझे जो है ना एडिटर में बड़े भाई का नाम दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा भी क्या ज़रूरत है कि ताजदार भाई का भी नाम आता था। आपका
होना बहुत ज़रूरी है, मुझे क्या उनका नाम दे दिया कि बैंक का अकाउंट वगैरह भी मैं ही देखता था, पोस्ट ऑफिस के जाके मनी ऑर्डर वगैरह भी मैं खुद बॉम्बे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में जहाँ इनका नंबर वहाँ जाके बैठता था मैं। और वहाँ पर जो है ना मेरी जान पहचान पोस्ट ऑफिस में इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे जाता था, पौने 10 बजे, तो मुझे 1 घंटा लग जाता था। उसकी वजह तुम पूछो, मनी ऑर्डर भी आते थे, रजिस्ट्रियाँ भी आती थी, पार्सल भी आती थी, किताबें भी आती थी। लेकिन एक काम जो मुझे वहाँ करना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, वो ये था कि मैं बेंच पे बैठ जाता था और पोस्टमैन लाइन से लग जाते थे, खासकर मदनपुरा, बॉम्बे सेंट्रल, सूरती मोहल्ला, ये बॉम्बे 8 में आती है, हाँ सूरती हुजरा मोहल्ला तुम्हारा, समझे क्या सब। उसकी वजह कि उस ज़माने में उर्दू में ख़त लिखने का चलन था, पता लिखने का। अब ये सब महाराष्ट्रियन, समझे क्या, या तो रद्दी की टोकरी में डाल दें वो। हाँ आपके और बाद पहले पोस्ट ऑफिसों में एक आध मुसलमान होता था उर्दू पढ़ने वाला, हमारे बॉम्बे सेंटर में एक भी नहीं। अच्छा तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो मैं उनको, किसी के पास 4 लेटर, किसी के पास 2, किसी के पास 1, ये तो मैं उनको बताता था, हुजरा मोहल्ला, फला नंबर, मोहम्मद सादिक, ये वो ज़माने में बहुत आते थे पोस्ट खत कार्ड। उर्दू में आते थे, एड्रेस ही उर्दू। हमारे खुद शायर के आते थे, मानामा शायर, बॉम्बे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, बॉम्बे 8 लिख दिया, आ गया। बड़े भाई को एडिटर बनाया, समझे कि इफ्तिखार का जब तक कुछ इसमें एंट्री नहीं थी शायर में, वो अपने चक्करों में ही लगे रहते थे। इफ्तिखार जो है ना, वो हारमोनियम से, एक यहाँ पर मूसीकार थे बहुत बड़े, समझे उनके बहुत शागिर्द हैं, वो उनके दोस्त बन गए। इफ्तिखार वहाँ जाके हारमोनियम सीखने लगे, समझे क्या। अच्छा हाँ, यानी गाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी इफ्तिखार की, या फिल्म या गाना, समझे क्या। या कभी माशी हालत दुरुस्त करने के लिए चावल की उस ज़माने में बहुत किल्लत थी बम्बई के अंदर, अच्छा चावल नहीं मिलते थे। अच्छा तो गुजरात से जो है ना स्मगलिंग करके चावल आते थे और बीच में चेन खींच के रास्ते में उतर जाते थे, फेंक देते थे, समझे क्या। इफ्तिखार साहब भी जुड़ गए उसमें, समझे। फिर हमारे भाई जो है ना, बड़े भाई ताजदार एहतशाम दिखी, उन्होंने तो बेकार हो गए थे, लेबनान कंपनी बंद हो गई थी, तो उनको माश का बड़ा फिक्र हो गई कि शायर को आगे कैसे ले जाया जाए। तो उस ज़माने में गल्फ़ में जाने का बड़ा क्रेज़ था, बहुत क्रेज़ था। और तनख्वाहें भी अच्छी थी, और मुश्किल से वीज़े वगैरह मिलते थे, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी थी। और उस ज़माने में जो लोग बन गए, कमा लिया, समझे क्या। महंगाई इतनी नहीं, हिंदुस्तान में इनकम ज़्यादा, वहाँ चले गए। अच्छा, ताजदार भाई का जो है ना, एक बार जो है ना पेट में कोई बस्ट हो गई थी, कोई आंत या वगैरह। अच्छा तो बॉम्बे हॉस्पिटल में जो है ना अपेंडिक्स हो जाता है, अपेंडिक्स या कुछ ऐसे ही अपेंडिक्स कुछ ही फट था, जाते हैं ना। वो फट गया था, तो फैल गया था, जहर फैल गया था। तो अपेंडिक्स होगा। वहाँ पर उस वक्त डीन थे बीके गोयल जो है ना, वो सरदार जाफरी के दोस्त थे, तो उसके तवस्सुस से ही हमारे वालिद साहब का भी इलाज वही करते थे। अच्छा तो उनके बोलने से उनको वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। उनका जहर फैल गया था, लेकिन ज़िंदगी थी तो बच गए। लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद कहा था कि आइंदा इनका पेट कोई खोले नहीं, अगर पेट खोला तो ये ज़िंदा नहीं बचेंगे। गल्फ़ में चले गए, समझे। वहाँ एक जर्मनी कंपनी के अंदर थे वो, समझे। अभी जाके 3-4 महीने ही हुए थे कि उनको पेट में खुद दर्द शुरू हो गया। तो वहाँ एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, तो फिर जिंदा नहीं बचे। वहीं पे जगह लोगे। हाँ, वहीं फिर वहाँ से फ़ोन भी आए। अच्छा, इफ्तिखार ने मुशायरे शुरू कर दिए थे। अच्छा तो ये इफ्तिखार मैसूर में था मुशायरे के सिलसिले में, इब्तिदाई दौर था इसका मुशायरों का, मैसूर में था ये। तो उसको फ़ोन करके बुलाया किया, और हम लोगों ने यहाँ से परमिशन दे दी कि मैं तदफीन कर दूँ। तो हमारे एक रिश्तेदार पाकिस्तान के, उसकी कहीं आसपास थे, वो गए और जाके जो है ना उनकी तदफीन वगैरह कर दी। अब फिर मेरे लिए मसला खड़ा हो गया। बहरहाल उसके भाई के इंतकाल के बाद, इफ्तिखार के इंतकाल के बाद, तो ये ताजदार भाई के इंतकाल के बाद इफ्तिखार भाई फिर हाँ, इफ्तिखार से मैंने कहा कि भाई अब क्या करना है,
तो ज़रा थोड़ा बहुत अदबी शऊर आ गया था, समझिएगा। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा देखो, वो इफ्तिखार ने है ना उस ज़माने में जो है नफ्सियात पर बहुत मज़ामीन लिखे। इनकलाब में जो है ना उसका हफ्तावार एक कालम आता था अच्छा, जिसमें लोग सवाल करते थे, उसके जवाब देते थे। नक्श हाँ, पे, शबिस्तान में भी आता था, उसकी कटिंग मेरे पास अभी मौजूद है सब। अच्छा। इफ्तिखार ने कहना चाहिए ये सब अदब से हट के हमारे बताए बगैर ये सब काम करता था, और मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था उसको शायर में लेने का, समझे क्या, क्योंकि इसकी लाइन ही अलग है, तो मैं क्यों इसको अदब से जोड़ूँ। मेरे पास कटिंग अभी भी मौजूद है, डाइजेस्टों में भी आता था, डाइजेस्टों में भी वही कालम छपते थे इसके। बहरहाल मैंने कहा इफ्तिखार से मैं तुमको एडिटर बना रहा हूँ, आप क्यों नहीं बनती? मैंने कहा तुमको मालूम है ना मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मुझमें उतनी सलाहियतें नहीं हैं, मैं किसी भी राइटर को उसकी राइटिंग को फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, समझे क्या। मेरा मुताला भी इतना अच्छा नहीं है, समझे क्या। तुम्हारा मुताला भी है, तुम्हारी नस्र भी लिख सकते हो, तो ये राज़ी हो गया कि शायर के एक दो शुमारों से थोड़ा सा लोगों में ये हाँ कि ये चला सकते हैं। फिर अचानक जो है ना खलीलुर रहमान आज़मी के भाई अहमद सेलर में टीचर थे, ये लोग वालिद साहब के ज़माने में भी आते थे, तो वो आए और खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल हो चुका था, तो उन्होंने एक पेशकश की कि क्या आप खलीलुर रहमान आज़मी नंबर निकाल सकते हैं। इफ्तिखार जुड़ चुका था, इफ्तिखार का दिमाग काम कर रहा था, मेरा भी दिमाग काम कर रहा था, मैं टेक्निकल नॉलेज में एक्सपर्ट, समझे क्या। तैयार हो गए, खलीलुर रहमान आज़मी शाया किया, और अदब में हमारा जो है ना कहना चाहिए एंट्री कहना चाहिए बाविकार तरीके से हो गई, और वो नंबर इतना पसंद किया गया कि उसका जवाब नहीं था, और धड़ाधड़ कापियाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, इफ्तिखार भाई तो ने बहुत अच्छा हो। इफ्तिखार भाई की इदारत में शायर के बहुत से नंबर आए। तो अभी इसके बाद क्या है ना, उसके बाद ये पहला स्टार्ट शुरुआत यहाँ से हुई। तो लोगों का एतबार हम पर कायम हुआ, शायर को इस्तेकाम हुआ, लोग मुतवज्जे होने लगे। मेरे हिसाब से बचपन से जो मैंने अदबी माहौल देखा है उसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ इतनी छोटी उम्र में किसी भी अदबी मुदीर को एतबार हासिल नहीं हुआ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, कनाडा सब शायर की तरफ मुतवज्जे होने लगे। फिर हमारे उर्दू के चंद जय्यद और गद्दी नशीन और अपने वक्त के कहना चाहिए क्या कहेंगे उसको, जिनका तूती बोलता था, उन्होंने शायर की तरफ नज़र करम बढ़ाई अच्छा, और कोशिश की कि हमारे अंडर में आ जाए। उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं, समझे क्या, जो सब मरहूम हो चुके हैं, हाँ, समझे। एक दो जिनका अभी हाल में इंतकाल हुआ है, बड़े बड़े मज़ामीन भेजने लगे, एक दो शाया किए, उसके बाद मालूम पड़ा कि सब मज़ामीन हम ही छापते रहे इनके। सही बात। हाँ? दूसरों से मज़ामीन लिखे हुए हाँ, रिकमेंड कर रहे हैं कि ये शायर में छपे, उनके साल भर में 10 मज़ामीन तुम्हारे ऊपर शाया करेंगे, नहीं चाहिए। सही। एक साहब और बम्बई के, समझे क्या, मुतब्बुल आदमी, समझे, तो वो हम पर बहुत गहरी गिरफ्त करने की कोशिश की, समझे क्या। लेकिन हम दोनों भाइयों ने तय किया कि हम किसी के वकील नहीं बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने तौर पर अच्छा बुरा जो भी करेंगे हम जानते हैं। इफ्तिखार की पोजीशन इतनी मुस्तकम हो गई थी कि मैं तुमको बता नहीं सकता, समझे क्या। 1 घंटा ज़ोए अंसारी बात करते थे, अच्छा, मैं पूरा काम कर करा के आया हूँ तो मालूम पड़ा ज़ोए अंसारी लगे हुए हैं, समझे। अच्छा। हाँ। मैं उधर से अदबी बातें, अदबी बातें, समझे क्या। वही हाल कालिदास गुप्ता रज़ा का था। लेकिन दोनों आदमी खाली नहीं थे। इफ्तिखार की तरबियत में ये दोनों का बड़ा हाथ है। इफ्तिखार में जो है ना तहकीक का जो अंसुर पैदा हुआ वो कालिदास गुप्ता रज़ा की वजह से। वो अपनी लाइब्रेरी से किताब निकाल के देते थे, देखते थे, हवाला देते थे। फिर इफ्तिखार ने जो है ना वही काम शुरू किया। उसके आर्टिकल तुम उठा के देखो पुराने, उसमें कहीं भी जो है ना उनको हवाले के बगैर बात नहीं की है। बहरहाल गाड़ी तो बहुत लंबी है, मैं तुमको और क्या क्या बताऊँ।
बहरहाल मज़ेदार है लेकिन। हैं? मज़ेदार। अरे है तो मज़ेदार। अरे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं तुमको क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मानी भाई एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपने जिक्र किया हाँ इजाज़ साहब का जो दौर था यहाँ हाँ। पे, और इजाज़ साहब के बाद भी मैंने ये वो दौर देखा है कि पूरी फैमिली यहाँ पे रहती थी, यही आप लोगों का दफ्तर भी था, यहीं पे रिहाइश भी थी, और मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी रहता था। हरा भरा घर था बिल्कुल पूरा ये, बहुत छोटा सा घर। छोटा सा, एक हाँ, ही यही पाइप तो। लगा हुआ था यहाँ और एक पर्दा रहता था। और वो जब कोई भी आता था ना, और एक वो पाइप एक लगा हुआ है, वहाँ एक पर्दा था, तो पर्दा खींच देते थे। तुम किताबत, हमारे वालिद साहब को जो है ना किताबत का बड़ा शऊर था, और संगसाज बहुत अच्छे से। संगसाज बोले तो पहले लेथू की किताबत जो है ना पत्थर पर आती थी ना, तो कभी उसमें पत्थर जो है ना वो रख के जो है ना ऊपर से कुछ चलाया जाता था, तो लेथू की किताबत जो है उस पर आ जाती थी, तो वो बनाते भी थे। तो वालिद साहब का देख देख के किताबत का शऊर मुझ में भी आ गया। क्योंकि बता रहा हूँ टेक्निकल बातें, जो शऊर मुझ में भी आ गया कि अगर लेथू का लिखा हुआ एक सफ़ा है, समझे क्या, उसमें एक लाइन जो है पूरी कातिब खा गया है, अच्छा। तो कैसे फिट करेंगे। अच्छा। ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं जी, कि उसको जगह निकाल के कर दो। और उसमें तो बिठाना हमारे भी है। वालिद साहब ने हमको तरकीब बता दी थी कैसे करते हैं। वो क्या करते थे फिर कि पैराग्राफ देखते थे कि यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद जो है पूरा पैराग्राफ काट देते थे वो निकाल के, समझे क्या, लाइन एक बढ़ा देते थे उसमें, फिर दोबारा किताबत करवा लेते थे उसमें। अच्छा, अब मुझे ये सब देख देख के और कातिब के पास बैठ बैठ के इतना शऊर आ गया था कि मैं कातिबों को ट्रेन करता था। उसकी एक जिंदा मिसाल आज भी मौजूद है। इनकलाब में एक सईद खान है, सही खाना बेसिकली वो कातिब है, रिपोर्टिंग में है, और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अयूब साहब एक उस्ताद कातिब थे जो इनकलाब मंजिल जो है अभी भी है मदनपुरे में वीविंग कोऑपरेटिव वे, उसके नीचे जीने के नीचे रहते थे। तो उनको शौक़ था किताबत सिखाने का, तो उन्होंने 2 शागिर्द तैयार किए थे। एक का नाम था खुशनूद और एक ये। सही। लेकिन उनकी शर्त क्या होती थी कि मैं किताबत सिखा दूंगा, बाकी का आगे का शऊर, लाइनें कैसे करना, अशार कैसे गढ़ना, ये करना, ये नौमान भाई सिखाएंगे तुमको, वहाँ अच्छा। काम करना शर्त है तुम्हारी। अच्छा। मैं भी खुश होता था कि चलो ठीक है। तो ये सईद ने जो है मेरे यहाँ 3-4 साल काम किया है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, हाफिज़ कुरान है। अभी भी बॉम्बे सेंट्रल पे वो साहिल होटल है ना, वहाँ तरावी पढ़ा रहा है 25-30 साल से वो। अच्छा। अपनी लड़कियों को एम ए करवाया सब उसने। अच्छा। मानी भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इजाज़ साहब का जो दौर गुजरा यहाँ हाँ। पे, उस वक्त जो है बहुत सी अदबी शख्सियतें यहाँ आया करती थी हाँ, मुलाकात के हाँ, लिए, हाँ। तो कुछ यादें हैं आपके जहन में या यादें तो या बहुत जोश साहब है या बहुत और सारी यादें हैं, जी समझे क्या। जैसे सरदार जाफरी भी आ चुके हैं, KP आज़मी आ चुके हैं, ज़ोहर अंसारी आ चुके हैं, और भी बहुत से लोग। अच्छा, बम्बई में बहुत से लोग जो अब बम्बई में सेट हुए हैं, जैसे हसन कमाल, निदा फाजली, समझे क्या, ये लोग जो है ना बाहर रहकर शायर से जुड़े हुए थे, शायर में शाया होते थे। अच्छा। तो जब बम्बई में आ गए तो ज़ाहिर है और कुर्बत होगी। जैसे निदा फाजली हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर आते थे। इनका स्ट्रगल पीरियड हमने देखा है, समझे क्या? हमने इनका स्ट्रगल निदा फाजली का देखा है, समझे। और हसन कमाल लखनऊ के थे, वहाँ से यहाँ आए, तब शायर से जुड़े हुए थे ये लोग। अल्लाह ने तरक्की दी थी उन लोग को, लेकिन ताल्लुकात यहाँ इस घर में बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, समझे क्या। अच्छा, शायर ने हमेशा जो नए लिखने वाले जो नए हाँ, टैलेंट हैं हाँ। उनकी भी हाँ, पजीराई की वालिद है। साहब जो हमारे क़याफ़ा शनास थे, वो एक अंदाज़ा कर लेते कि इसमें सलाहियतें हैं। तो उन्होंने 20 लोगों को जो है ना ट्रेन किया है, और उनकी तरबियत की है कि अदब में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके साथ एक ज़्यादती क्या हो गई वालिद साहब के साथ में
कि बहुत अच्छे शायर थे, मुशायरों में बुलाए जाते थे, सब थे, लेकिन कोई अदबी जरीदे का मुदीर अगर शायर भी है तो उसकी शायरी जो है ना उसकी इदारत की वजह से दब जाती है। बिल्कुल। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि दोनों ये चलते साथ में। दोनों का तवाज़ुन बरकरार रहा, जैसे साजिद रशीद और अहमद नदीम कासमी, ऐसा भी है। हमारे उर्दू अदब के अंदर बड़ी अजीब अजीब किस्म की कहना चाहिए चीज़ें हैं जो सामने कम आई हैं। मसलन बहुत से बड़े नंबर और बहुत से उन पर्चों के मुदीर खुद की काबिलियत नहीं रखते थे, लेकिन काम करवा के जो है ना अपने नाम की नाम से कहें। मिसाल देना यह ज़रूरी नहीं है। मिसाल